तो यार क्या हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था हमारा 1917 में, और जिसकी वजह से यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई थी। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा, जिससे चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए, थोड़ी सेंस बनाने लग जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है व्लादिमीर लेनिन। इनकी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो यार हुआ क्या था कि 1917 से पहले रशिया एक ऑटोक्रेटिक नेशन था। ठीक है, ऑटोक्रेटिक नेशन था, और इसका जो लीडर था वो थे हमारे जार निकोलस। ठीक है, ये आपको याद करने की याद नहीं करना, ये बस आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको थोड़ा पता चल जाए। ऑटोक्रेटिक नेशन लेमैन वॉइस में बोलूं तो मैं आप एक तरह से तानाशाह मान सकते हैं, एक तानाशाह राजा। ठीक है, जो कि अपनी मनमानी करता है, लोगों की नहीं सुनता। एक ऑटोक्रेटिक नेशन था ये जार निकोलस। और हुआ क्या था कि हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। तो उस टाइम रशिया की जर्मनी के साथ वॉर चल रही थी। ठीक है, जर्मनी के साथ बहुत काफी खराब वॉर चल रही थी। और रशिया की जो मिलिट्री थी उसमें बेसिकली कौन थे, पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे। ठीक है, और ये दोनों ही वेल इक्विप्ड नहीं थे, मतलब इनके पास बढ़िया हथियार भी नहीं थे, और इनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिल रखी थी, जिसकी वजह से काफी पीजेंट्स मर रहे थे, काफी वर्कर्स मर रहे थे। तो लोग यहाँ पे काफी परेशान थे रशिया में, क्योंकि उनके घरों में से लोग आर्मी में जा रहे थे। पीजेंट्स तो वही हैं, घर के लोग ही हैं जो कि अब आर्मी में जा रहे हैं, वो लोग मर रहे थे। प्लस साथ ही साथ में इनके पास अभी खाने को ब्रेड भी नहीं था। ठीक है, ब्रेड नहीं था, खाने को रोटी भी नहीं है भाई इनके पास। तो ये लोग काफी दुखी हो गए थे, लोग प्रोटेस्ट करने लग गए थे अगेंस्ट जार निकोलस। ठीक है, तो जार निकोलस ने फिर दुखी होकर लोगों के ऊपर गोली बारूद डालनी शुरू कर दी, वापस अटैक करना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़े दिनों बाद जो जार निकोलस की मिलिट्री थी उसने हम अपने लोगों पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे अटैक करने से मना कर दिया, म्यूटिनी उन्होंने कर दी, और उसके बाद जार निकोलस को जाना पड़ा। तो उस टाइम जो प्रोटेस्ट चल रही थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, जो उभरते हुए लीडर थे, वो थे हमारे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन के बारे में तो आपको थोड़ा और बता दूं, ये कार्ल मार्क्स के भक्त हैं। कार्ल मार्क्स आप में से कुछ लोग जानते होंगे। ठीक है, ये कम्युनिज्म लाए थे हमारी सोसाइटी में, इन्होंने फिलॉसफी दी थी कम्युनिज्म की। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर। ठीक है, जिनको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं वो शायद कार्ल मार्क्स ही होंगे। ठीक है, तो ये कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट लाए थे। कम्युनिज्म बेसिकली क्या होता है, ये सब मैं आपको बस एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको नहीं चाहिए तो आप 1 मिनट आगे वीडियो में जा सकते हैं। ये बस थोड़ी सी आपको बैकअप, अगर हिस्ट्री में पॉल साइंस हिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट में अगर हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल जाए तो चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, याद करने में आसानी होती है। तो कार्ल मार्क्स है, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लाया गया था। और व्लादिमीर लेनिन कार्ल मार्क्स के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, तो ये वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहते थे। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी इस रेवोल्यूशन के दौरान, जैसे कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, इन्होंने भी अपनी बनाई थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी मैंने बैकग्राउंड बता दी। तो अब एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, जिससे हमारा यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स। मैं लिख देता हूं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, और यूएसएसआर की हमारी फॉर्मेशन हो चुकी थी। और आपको बता दूं, यूएसएसआर जो था दिस वाज टोटली सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे बनी थी इसके अराउंड पूरी सेंटर्ड थी, मतलब सिर्फ अकेली यही पार्टी थी। जैसे हमारे यहाँ भाई कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इतनी सारी हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ये अकेली पार्टी थी। देयर वाज नो ऑपोजिशन। ठीक है, सॉरी ये नो थोड़ा खराब हो गया, नो ऑपोजिशन वाज देयर। ठीक है, तो जो था भाई ये कम्युनिस्ट पार्टी ही थी। तो दिस वाज सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब वही कि कोई अपने खेत नहीं रखेगा, जो भी जमीन वमीन होगी, जो भी प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे। ठीक है, मैं आपको इसमें थोड़ा एलाबोरेट कर दूं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, लैंड प्लस प्रोडक्टिव एसेट्स। प्रोडक्टिव एसेट्स में लेमैन की तरह अगर बताऊं कि मान लो किसी की जमीन है और उसकी जमीन में बहुत सारा लोहा है। ठीक है, तो वहां पे मान लो किसी की जमीन है जिसके वहां पे बहुत सारा सोना पड़ा है, या मतलब
लोहा है, मेटल है या ऑयल बहुत मिल रहा है उसकी जमीन के नीचे, ठीक है, तो वो एक तरह से गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी, ठीक है। प्रोडक्टिव एसेट्स मतलब जहां से कुछ प्रोड्यूस हो रहा हो, समझ रहे हो। तो लैंड और प्रोडक्टिव एसेट जो भी थे ये सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर थे, मतलब स्टेट के अंदर थे। स्टेट मतलब क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी, यूएसएसआर के केस में, ठीक है। तो अब अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ था यार, कि आपको थोड़ा सा, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो इस वीडियो में नए हैं उनके लिए फिर से सही, कि हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और ये हुआ था हमारा 1939 से 1945 में, ठीक है। और ये दो पावर्स के बीच में हुआ था, अलाइज थी इसमें और एक्सिस पावर थी। एक्सिस पावर में कौन था, जर्मनी, जापान एंड इटली। और जो हमारे अलाइज थे यहाँ पे यूएस था, यूएसएसआर था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, ठीक है। और ये लोग हार गए थे, ठीक है। पर जर्मनी में उस टाइम हिटलर था और हिटलर ने काफी कंट्रीज को, जो यहाँ पे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनको अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो जैसे ही जर्मनी हारा तो यूएसएसआर ने सारी ये जितनी भी इन कंट्रीज को था इनको अपने अंडर ले लिया। जो हिटलर के अंडर थी, इन्होंने यूएसएसआर ने इन सबको अपने अंडर ले लिया था। और यहीं पे ये बात करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज वर लिबरेटेड फ्रॉम द फेसिस्ट फोर्सेस। फेसिस्ट फोर्सेस कौन है यार, फेसिस्ट फोर्सेस बेसिकली वो हैं जो कि फेसिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। फेसिज्म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। जैसे कम्युनिज्म होता है, कैपिटलिज्म होता है, वैसे ही फेसिज्म भी होता है, ठीक है। इसे एक हौज पौज आइडियोलॉजी भी बोला जाता है, वो हमारे लिए काम का नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बता दिया एक्स्ट्रा। फेसिज्म है बेसिकली, और लेमैन में बोलूं तो मतलब हिटलर और मसलिनी की बात हो रही है, जर्मनी और इटली की, ठीक है। यहाँ पे फेसिज्म फॉलो किया जाता था। तो इन्होंने जिन जिन भी कंट्रीज को वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अपने अंडर लिया था या वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन पे कब्जा किया था, उन सबको रशिया ने उनसे छुटवा के अपने अंदर ले लिया था, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज विच वर लिबरेटेड फ्रॉम द फेसिस्ट फोर्सेस बाय यूएसएसआर केम अंडर इट, ठीक है। अब जिन जिन भी कंट्रीज को आजाद किया गया था, देयर इकोनॉमिक मॉडल्स वर आफ्टर द यूएसएसआर। इकोनॉमिक मॉडल मतलब कि भाई काम कैसे चलेगा, ठीक है, लेन देन कैसे होगा, बिजनेस कैसे सेटअप होगा, जो भी इकोनॉमिक मॉडल है वो किसके पास, किस पे ऊपर बेस्ड था, यूएसएसआर। और यूएसएसआर में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी का इनका क्या था कि देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो भी सब कुछ होगा दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, ठीक है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह इन सभी कंट्रीज में भी कम्युनिज्म को लागू कर दिया गया था, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब सेकेंड वर्ल्ड बोला गया था। अब ये जितनी भी कंट्रीज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे कलर्ड में है, इन सबको सेकेंड ब्लॉक बोला गया या फिर सेकेंड वर्ल्ड बोला गया। सेकेंड वर्ल्ड, या फिर आप इन्हें ये भी बोल सकते थे सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है। सोशलिस्ट ब्लॉक क्यों, क्योंकि यहाँ हर जगह सोशलिज्म फॉलो किया जा रहा था। यार अभी के लिए आप इतना ही समझ लो कि सोशलिज्म कम्युनिज्म लगभग बराबर है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, इनमें माइनर फर्क है, बट हमें अभी एनसीईआरटी के लेवल पे उस फर्क में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे आप चाहते हैं तो मैं वीडियो के एंड में थोड़ा सा फर्क बता दूंगा इनके बीच में, बाकी अभी हमें जरूरत नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा, ठीक है। फिर दे वर हेल्ड टुगेदर बाय द वॉरसॉ पैक्ट। वॉरसॉ पैक्ट, वॉरसॉ पैक्ट आपको याद ही है यार, जो कि यूएसएसआर ने बनाया था। यूएस ने नाटो बनाई थी, ठीक है, नाटो, जिसमें कि यूएस के सारे अलाइज थे। तो उसके अगेंस्ट में यूएसएसआर ने वॉरसॉ पैक्ट बनाया था, ठीक है, जिसमें उसके सारे मिलिट्री अलायंस थे, ठीक है। दिस वाज बेसिकली अ मिलिट्री अलायंस, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट द नाटो, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज हैं यार जो वॉरसॉ पैक्ट में थी। एक यार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं थोड़े और मोटे पेन से लिखूं क्या, क्योंकि ये आपको तभी अच्छा दिखेगा अगर आप 360 पिक्सल्स या 480 पिक्सल्स में देख रहे हो, उससे कम आपको नहीं दिखेगा। तो अगर 360 में भी आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आगे से थोड़ा सा मोटा पेन यूज कर लूंगा इस टाइप का, ठीक है। तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में यार, ठीक है। थोड़े पतले पेन में हैंडराइटिंग अच्छी आती है इसलिए मैं पतला यूज करता हूँ।
So why Soviet economy was more developed after the World War II? तो यार अभी हमने डिस्कस किया वर्ल्ड वॉर 2 हमारा था 1939 से 1945, ठीक है, और इसमें हमारी अलाइज पावर जीत गई थी। अलाइज कौन थे? हमारी ये 4 कंट्रीज जीत गई थी। तो यार हुआ क्या था, ये जीत तो गए, तो ये तीनों तो हार गए थे, पर फ्रांस और ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ था। फ्रांस ब्रिटेन को क्यों नुकसान हुआ था? क्योंकि इनके बॉर्डर जर्मनी के लगे हुए थे। फ्रांस का तो लगा ही हुआ था और ब्रिटेन भी बहुत पास था, तो इन्हें काफी लॉस हुआ था क्योंकि ये यूरोप के अंदर ही थे। यूएस दूर बैठा था और यूएसएसआर को भी इतना नुकसान नहीं हुआ था। ये दोनों बेसिकली 1942 में वॉर में जुड़े थे और ये दोनों 1939 से वॉर कर रहे थे, तो उस सेंस में भी इनका इतना नुकसान नहीं हुआ था। प्लस और भी कुछ चीजें जिसकी वजह से इवन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, जब भी वॉर होता है यार तो पैसे बहुत लगते हैं और इकोनॉमी को काफी लॉस होता है, ठीक है, बट उसके बावजूद जो यूएसएसआर था उसकी इकोनॉमी काफी डेवलप्ड थी इवन आफ्टर द